वेलकम बैक। आज हम आपको कुछ टॉपिक लेके आए हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन के बीच क्या रिलेशन है। उसके बाद हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर हो जाता है, उसके पीछे रीजन समझेंगे। तो आज हम चार टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है। आप तो जानते हैं कि मास का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल मटेरियल्स होता है उसको हम कहते हैं मास। और ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पर क्या कंसेंट्रेट होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब ये बुक है, तो इस बुक में तो मटेरियल है ना कि पेपर है, इसमें पील लगा होगा, अब इसमें डाई लगा हुआ है लिखने में, तो सब सारे मटेरियल का कुछ ना कुछ मास बन रहा है। बट हम कल्पना करते हैं कि इसको अगर कोई आदमी ऐसे पकड़ के उठाए तो शायद ये फट जाता है। आप इसको बहुत देर तक रखोगे तो किताब फट सकता है, या जोर से ऐसे हिला दीजिए तो फट जाएगा। बट अगर हम बीच में पकड़ के इसको कितना भी जोर से हिलाएं, इवन ऊपर से बीच में पकड़ के फेंके या गिराएं तो भी नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो इस पॉइंट पर नहीं है, इसके बीच में कहीं क्या कंसेंट्रेट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम एज्यूम करते हैं कि उसका टोटल मटेरियल कंसेंट्रेट होता है, या उसका टोटल मास जिस पॉइंट पर कंसेंट्रेट होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्लियर? तो आप सेंटर ऑफ मास का देखिए डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द पॉइंट इन अ बॉडी where its mass is assumed to be concentrated is called its center of mass। ठीक है। अब अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। अब जैसे हम इसको यहां रखे हुए हैं, इसको हम छोड़ देंगे तो आपको पता है ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरता है। क्यों? कि अगर हम इसको ऐसे भी रखे हुए हैं तो अर्थ इस पर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहते हैं। बट अर्थ के द्वारा जो इस बुक पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा वो कहां लगता होगा? क्या यहां लगता होगा, यहां, या कहीं ना कहीं, सब जगह तो नहीं लगता होगा ना। कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर क्या उस अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अपनी तरफ खींचता है, या अर्थ जब उस ऑब्जेक्ट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर लगता है। और जिस पॉइंट पर हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पर लग रहा होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए पॉइंट इन अ बॉडी एट विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द होल ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक। उसका फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है। अब देखिए कि सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। हमने ये एक स्फीयर बनाया है, एक दूसरा स्फीयर बनाया है। इस स्फीयर का नाम हमने ए रखा, दूसरे स्फीयर का नाम बी रखे। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब अगर ये दो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स करते हैं। मतलब सर्टेन डिस्टेंस से ही ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर जाता है। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। सब क्या करता है, एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करता है, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them।
अगर ये दो ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट एक किस पर लगा रहा है, बी पर, और बी लगा रहा है ए पर। तो एफ ए जो बी पर लगाएगा वो कितना फोर्स लगाया, ए बी। ये ए बी का मतलब हुआ ए से बी पर लग रहा है, और यहां क्या लिखा हुआ है, बी ए, कि बी ए पर लगा रहा है। तो एक्चुअली नियमता क्या होता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट लगता है, जब दोनों एक दूसरे पर लगाता है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उसका डायरेक्शन क्या, अपोजिट होता है। और ये तो हुआ ग्रेविटेशन का रूल। अब आप न्यूटन के थर्ड रूल की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे। उसमें था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट उसका डायरेक्शन एक दूसरे का क्या, अपोजिट है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, लेकिन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जहां लगता है वहां न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या, अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करते पहले आप डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने के बाद जब आएगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इफ वी कंसिडर, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिए ए एंड बी, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज ए बी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज बी ए। तो ये ए बी, एफ ए बी और एफ बी ए दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस टॉपिक में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन के थर्ड लॉ में रिलेशन है। मीन्स जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वहां न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या, अप्लाई होता है। अब हम आगे समझेंगे कि अगर मान लीजिए इस यूनिवर्स में एट ए टाइम कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्टोन है, तो स्टोन और अर्थ ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट आप स्टोन ले लो, एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले लीजिए, तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टोन भी क्या करता होगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, और अर्थ भी क्या, स्टोन को अपनी तरफ खींचता है। बट ऐसा कभी हम नहीं देखते हैं कि स्टोन ने अर्थ को खींच लिया हो। रिजल्ट हमेशा आपको यही मिलता है कि स्टोन जो है अर्थ के द्वारा खिंचा जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यहां एक क्वेश्चन आया कि जब ये नियम है कि दोनों ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है, तो फिर अर्थ को स्टोन क्यों नहीं खींच लेता, सिर्फ अर्थ ही स्टोन को क्यों खींचता है? इसके बारे में हम लोग अब आगे समझते हैं। देखिए अब क्या है अगला क्वेश्चन कि व्हाई डज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ स्टोन एंड द अर्थ प्रोड्यूस मोशन इन द स्टोन एंड नॉट इन द अर्थ। मतलब जब अर्थ और स्टोन के बीच जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन किस में बनता है, स्टोन में बन रहा है। मतलब डिस्प्लेस मूवमेंट किस में होता है, स्टोन में, अर्थ में क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आज समझेंगे। इसको देखिए, हम जो यहाँ सबसे पहले एक डायग्राम बनाए हैं, ये नीचे वाला जो बड़ा है ये इसको हमने अर्थ मान लिया है, और ये छोटा वाला जो स्फीयर है ये एक स्टोन है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ और एक स्टोन है। तो स्टोन क्या करता होगा, अर्थ पर अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहा है, और अर्थ भी क्या कर रहा है, स्टोन पर लगा रहा है। मतलब अर्थ स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है और स्टोन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर अर्थ क्यों नहीं डिस्प्लेस हुआ, स्टोन क्यों हो गया? जबकि इससे पहले हम समझे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में रिलेशन होता है, और वो हमको बताता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स
इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब यहां तो भी तो इक्वल होना चाहिए। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या समझेंगे, अब आप न्यूटन का सेकेंड लॉ तो जानते हैं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां भी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों इंटरेक्टिंग बॉडी में, जो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा, दोनों बॉडी पर जो इंटरेक्शन में है, दोनों में एक्सेलरेशन बनता है। ये कहता है, रूल है। फिर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ में आते हैं। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास हुआ तो आप क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन और मास क्या, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना कम बनेगा, जिसका मास जितना कम होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बनेगा। तो सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज, क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। So we can say the gravitational force acting between a small and a big body will produce more acceleration in the smaller body। ठीक है, अब ये तो रूल हुआ, इसको हम समझेंगे। अब ये है कि एक्टोन और अर्थ के केस में क्या होता है। तो एक्टोन और अर्थ के केस को समझने के लिए अब आइए हम आगे आपको समझ। तो अभी जो हम लोग समझे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में A इज इक्वल टू एफ बाई एम, जहां पर एक्सेलरेशन और मास क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा मतलब उसका मास कम होगा, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसमें एक्सेलरेशन कम बनेगा। सेम चीज होता है एक्टोन और अर्थ के केस में भी। देखिए इन द केस ऑफ एक्टोन अर्थ पेयर, the stone has a very small mass and earth has a very large mass। स्टोन का मास कम होता है, अर्थ का मास ज्यादा होता है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्टोन एंड द अर्थ क्या होगा, दोनों के बीच में एक्सेलरेशन तो बनेगा, बट इन द स्टोन एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत लार्ज होगा। क्यों, स्टोन में एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि स्टोन का मास कम है। अर्थ में एक्सेलरेशन कम बनेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या, बहुत मासिव बॉडी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि रूल कहता है कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब फिर हम उसको न्यूटन के सेकेंड लॉ में जाते हैं तो एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली बन जाता है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जब अर्थ और स्टोन जब इंट्रैक्शन में है तो स्टोन डिस्प्लेस होता है, अर्थ स्टोन को खींच लेता है, बट स्टोन अर्थ को नहीं खींच पाता है। इसको हम कैलकुलेशन करके भी देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन होगा जिसका मास 1 kg है और उसको आप कहीं अर्थ पर रख दिए हो, तो अर्थ का भी तो मास कुछ होगा ना, 6 × 10⁻24 kg। अब हम इसको लिख सकते हैं कि इसको हम कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं, बट कैसे, तो देखिए अब देखिए अगर हम इसको कैलकुलेशन से देखते हैं तो पहले स्टोन के मास को हम 1 kg मान लेते हैं, इसको m1 से शो करते हैं। अर्थ को हम सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको हम m2 मान लेते हैं, इसका मास 6 × 10⁻24 kg है। अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है। तो पहले हम न्यूटन का यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो एफ का क्या फॉर्मूला है, G × m1 × m2/r²। G का वैल्यू आप डाल दिए 6.67 × 10⁻11। m1 कितना है 1 kg और m2 कितना है 6 × 10⁻24। r² है तो r को हमने 2 बार लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 10⁻11 और 10⁻24 माइनस करके कितना आएगा 10⁻13, 10⁻6 और 10⁻6, 10⁻12 होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 कितना हो गया -12। अब 13 में से -12 घटा दो तो कितना बचेगा, 1 10 बचेगा। 6.67 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो
तो 14.02 इंटू 10 बाई और 6.4 को 6.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40.96 आता है। तो इसको इंटू करेंगे तो 400.2 बाय 40.96 आएगा। तो 400.2 में जब हम 40.96 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 9.8 न्यूटन आ गया। तो अब यहाँ एक चीज हमको पता चला कि इस दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 9.8 न्यूटन। अब देखिए अगर इस दोनों के बीच में अगर ये F जो है 9.8 न्यूटन लग रहा है तो अब हम ये पता करेंगे कि अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा और स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो F का फॉर्मूला m इंटू ए होता है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, F बाई एम। F कितना है 9.8 बाई 6 इंटू 10 के पावर 24। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 1.67 इंटू 10 के पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको इतना एक्सेलरेशन आता है। वही स्टोन का जब निकालते हैं तो A इज इक्वल टू F बाई एम। F तो हमने 9.8 निकाला था और मास कितना है स्टोन का 1। तो स्टोन में कितना एक्सेलरेशन बनता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अर्थ में कितना एक्सेलरेशन बनता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24। मतलब इतना छोटा एक्सेलरेशन है, इसको लेना और नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नेग्लिजिबल है। और यही कारण है कि जब वो अर्थ और स्टोन जब दोनों इंटरेक्शन में है भी तो अर्थ में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके चलते अर्थ जो है वो स्टोन के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो पाता, बट स्टोन में ज्यादा एक्सेलरेशन बनता है, इसीलिए स्टोन को अर्थ क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये कारण है। फिर हम आगे के टॉपिक को फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।